सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। प्रदेश में बहुत संघर्षों से मिला। यही नहीं, इसके लिए कई लोगों ने शहादत भी दी। तो इस आंदोलन की चिंगारी आप तक कैसे पहुंची? प्रदर्शन शुरू करने लगे। हमने बस स्टैंड चुना गोपेश्वर का, और हम शाम के टाइम पे अक्सर रोज पहले धरना से शुरू करते थे। जब मैंने अपनी आंखों से लड़कों को कराहते और चीखते देखा, उनके जो पैर थे मतलब जांघों से गोलियां आर पार थी मैम, उसमें फिसलते हैं मैम, धड़ 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 धड़। वो है शीला समुद्र। तो उन्होंने कहा नंदा देवी की डोली है। इनका कौन है? वो महिला है ना। तो जब आप महिला के साथ आ रहे तो महिला ही इसको प्रेरित करेगी कि महिलाओं को भूमिका तो दो। महिलाएं नेपथ्य में क्यों हैं? महिलाएं बहुत टैलेंटेड हैं उत्तराखंड में, उन्हें आगे दीजिए, शीर्ष कदमों पे आगे लेके आइए। महिलाएं महिलाओं का हाथ पकड़े, टांग न खींचे। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास सीरीज छाप। आज उत्तराखंड युवा हो चुका है, मगर जब उत्तराखंड आंदोलन के लिए पहाड़ सुलग रहा था तो उसी आंदोलन में गोपेश्वर कॉलेज की 3 छात्राएं भी कूद पड़ी। उनका साहस इतना कि लोग उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कहकर पुकारने लगे। इन्हीं में सबसे आगे थी वो महिला जिसे इस आंदोलन ने लेडी भगत सिंह का नाम दिया। उनके निडर कदमों और बुलंद आवाज़ ऐसी कि उन्होंने न सिर्फ छात्रों को आंदोलन के लिए जगाया, बल्कि उस आंदोलन को लीड भी किया। जब रामपुर तिराहा कांड से वह लौटे तो आंदोलन और तेज हो गया था। वो आंदोलन आगे कैसे बढ़ा, जानेंगे हम पहाड़ की बेटी मनीषा रावत जी से। और यही नहीं, वह सबसे कठिन पैदल यात्रा नंदा राज जात को पूरा करने वाली पहली महिला में भी शामिल है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के कार्यक्रम में। धन्यवाद दीपा जी, आपने मुझे आज अमर उजाला के ऑफिस में बुलाया। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। उत्तराखंड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। प्रदेश में बहुत संघर्षों से मिला। यही नहीं, इसके लिए कई लोगों ने शहादत भी दी। तो इस आंदोलन की चिंगारी आप तक कैसे पहुंची? मैडम, मैं स्टूडेंट थी उस समय, मैं बीएससी फाइनल में थी, और बीएससी फाइनल करते करते हमको उस समय 23% आरक्षण का जो एक बोझ दे दिया गया था माननीय वीपी सिंह सरकार के द्वारा। तो पूरी जगह, पूरे प्रदेश में उसका जो हो रहा था, जगह जगह विरोध हो रहा था। ये हो रहा था कि हम पढ़ लिख के भी अगर हम आरक्षण की मार सहेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। आरक्षण में हम लोग सारे लोग जो जल रहे थे उसके अंतर्गत आ रहे थे। तो ये चिंगारी वहाँ से जली। हम सब लोग संगठित हुए, जितने भी हम छात्र नेता थे, छात्र नेत्री थी, हम लोगों ने मंथन करना शुरू किया अपने जो प्रबुद्ध जन, जो हमारे टीचर्स थे, हमारे मेंटर थे, उनके साथ। उन्होंने भी हमें बताया कि बेटा, अभी तो आप अपने लिए ये सब कर रहे हो और आज से ही तुम्हारे ऊपर आरक्षण की मार आ गई है, तो आगे आने वाली पीढ़ियां तो सब तबाह हो जाएगी। 23% आरक्षण बहुत बड़ी बात होती है। आपके संघर्ष तो आपके साथ ही रह जाएंगे, और अगर आप कुछ बन भी जाते तो आपके आने वाली पीढ़ियों को तो भी बिल्कुल भी नौकरियां खत्म हो जाएगी। वो चिंगारी वहाँ से भड़की। उसका नाम था कि 23% आरक्षण का विरोध। इसी तरह से हम सब लोग जुड़ने लगे, और रोज़ हमारा जीपीजी कॉलेज, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमारा गोपेश्वर का था महाविद्यालय, वहाँ पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कैंपस में हम लोग शाम को रोज़ मंथन करते थे। आफ्टर माई टीचिंग, आफ्टर माई स्टडीज़, तो सारे टीचर्स लोग हमारे मंथन करते थे। बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो टीचर्स थे, मेंटर थे, जिनकी सोच बहुत अच्छी थी, उन सब ने हमको बोला। प्रभात उप्रेती सर, शेखर पाठक जी भी उस समय आते थे, और काफ़ी लोग हमारे साथ, जैसे हमारे खाली सर थे, नौटियाल जी थे, और सेमवाल सर थे, साथ में द्वारिका प्रसाद जी थे, जो कोठियाल जी सर थे हमारे। वो लोग हमको बोलते थे कि बेटा, ये वाकई बहुत बुरा हो रहा है। जैसे एक शिक्षक का और एक छात्र का रिश्ता होता है, तो बताया जाता है कि अपने बच्चे के लिए वो इनसिक्योर थे, सॉरी, कि पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का, ये तो पढ़ने में इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने हमें ये इस तरफ को डाला। बस वो मैडम, वहाँ से वो चिंगारी बढ़ी। वो छात्र नेता सब इकट्ठे हुए, छात्र लोग इकट्ठे हुए, संगठित हुए। हम लोग धरना शुरू करने लगे, प्रदर्शन शुरू करने लगे। हमने बस स्टैंड चुना गोपेश्वर का, और हम शाम के टाइम पे अक्सर रोज पहले धरना से शुरू करते थे। एक बैनर बना दिया गया, आरक्षण का विरोध, आरक्षण का विरोध, 23% आरक्षण का विरोध। बस सब आने लगे। फिर धीरे धीरे जनता जुड़ने लगी। लोग सोचने लगे बच्चे वहाँ क्यों बैठते, धरना क्यों हो रहा। तो माताओं ने कहा कि कहाँ चले गए बच्चे, तो माताएं आने लगी। इस तरह माताएं भी जुड़ने लगी हमसे कि हाँ, आप तो सही काम कर रहे हो। फिर उसके बाद जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी वगैरह होते थे, शाम को 5 बजे आते थे, ये बच्चे यहाँ क्यों बैठे, रोज धरना क्यों दे रहे, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, इनका क्यों यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। तो उनको भी बताया गया। हमारे मेंटर बड़े अच्छे थे, हम लोग बड़े अच्छे थे बताने में। हम 5 लोगों ने बड़ा एक आंदोलन को आगे चलाने में हमने जिम्मा लिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही होगा। अरे नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
फिर गांव की महिलाएं खाना राशन पानी लेने आती थी या घास काट के आती थी, गाय चरा के आती थी, वो भी रुकती थी, कहती थी, गढ़वाली में बोलते थे, बेटा तुम यो क्या करना चन कि हम धरना देना कि के बात धरना देना कि अन होना उदड़ है, चल हम भी तुम उदगड़े चल, वो भी साथ हो जाते थे। फिर इस तरह से कोई इधर उधर के लोग, इधर के व्यापारी लोग आए, व्यापारी लोग भी बोले रोज यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही, ये अखबारों में भी नाम आ रहा है कि धरना में ये मनीषा रावत और अमरीश जी और ये लोग जा रहे हैं, ये क्या बात है, तुम्हारा किस चीज़ का धरना चल रहा है। तो वो जुड़ गया, मामला जुड़ता गया, कड़ी जुड़ती गई। उसी बीच में हमारे लिए ये हो रहा था कि जब हमारी राज्य सरकार हमारे लिए सुन नहीं रही, क्योंकि हम यूपी का हिस्सा थे, यूपी का अंश था, और मुलायम जी के कानों में जूं नहीं रेंग रही थी, तो क्यों नहीं ये आंदोलन को, अब जब ये सब संगठित होने लगा, सामूहिक रूप से इकट्ठा होने लगे और ये चीज़ बढ़ने लगी, डीएम कार्यालय में रोज जाकर हम लोग अपनी रैली निकालते थे, आज दो अभी दो, ऐसा चलता था कि हमारा विकास करने का हमको समय दो, इस तरह से हमारे नारे नारे बनने लगे। बस वो कब जाके किसी एक प्रबुद्ध जन ने, कांग्रेस भी उसमें, मैं पार्टी वार्टी को मैं नहीं बोलूँगी, हर पार्टी उसमें जुड़ गई थी। उसमें ये नहीं था कि बीजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही, समाजवादी कर रही, नहीं, सब आदमी उसमें जुड़ गए। बड़े प्रबुद्ध जन, गोपेश्वर के जाने माने जो सुधी जन लोग थे, उन्होंने कहा कि अब हम ये आरक्षण का विरोध कर रहे बच्चे, यहीं से इसको उत्तराखंड राज्य ही अलग ले लो, कि हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। तो इस आंदोलन पूरा कॉलेज, गोपेश्वर महाविद्यालय पूरा जुट गया, पूरा जुट गया, पूरे लड़के बच्चे। मैं जानती हूँ उस दौरान मैं बीएससी फाइनल कर चुकी थी मैम, मैंने इतनी यात्राएं करी, गाड़ियां भी हमको ऐसे मिल जाती थी, भाई लोग गाड़ियों को रोक रहे, रोको चलो आज हमें टंगसा जाना, टंगसा में जा रहे हैं, चिपको आंदोलन वाली जितनी लेडीज़ हैं उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं, उनको महिला जन कल्याण में खड़े हो जा रहे हैं। उसके बावजूद फिर हम माणा जा रहे हैं, माणा में वहाँ पे भोटिया जनजाति की महिलाएं हैं, वो करगा का काम कर रहे हैं, उनके पास हम सम्मेलन कर रहे हैं। फिर हम भीमतला जा रहे हैं, छिनका जा रहे हैं। मतलब मैंने उस दौरान अपने क्षेत्र के इतने गाँवों का भ्रमण किया, गाँव गाँव जाकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, लोगों को इकट्ठित करा, संगठित करा, और सबने हमारी बात मानी। सब लोग गाड़ियों में भर भर के गोपेश्वर में कलेक्टर तक, डीएम कार्यालय वहीं था, रैली लगी रहती थी, आज वो वाला क्षेत्र आएगा, आज वो वाला क्षेत्र आएगा, आज वो वाला क्षेत्र। छात्रों के साथ उन लोगों ने इतना सहयोग दिया, ये बात हुई थी उस टाइम पे। आप उस दौर में आंदोलन के लिए निकली, जब घर से महिलाओं, बेटियों को बाहर निकलना आसान बात नहीं होती थी कि आप किसी आंदोलन में जाओगे, ऐसा नहीं होता था जी। क्या परिवार ने रोका या पूरा सपोर्ट था? मेरे घर का जो माहौल था मैम, क्योंकि मैं बचपन में शिशु मंदिर में पढ़ी, तो बचपन से मैं महापुरुषों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। झांसी की रानी मेरी फेवरेट कैरेक्टर हुआ करती थी, उसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। तो वो मुझे ये लगता था कि मैं देश सेवा के लिए अपने प्राण कब न्यौछावर करूँ, मेरे अंदर वो इच्छा इतनी बलवती थी, मेरी इस ऊर्जा को एक दशा मिली और दिशा मिली। तो वो जब मैं इसमें आई छात्र आंदोलन में, तो मुझे लगा कि अब मुझे ये वाला जो पोर्शन मिला है, ये बिल्कुल सही मेरे ही कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे आज रोल मिला है। तो मैंने अपने घर में आई, ये बात आई कि अब जाके यहाँ तो धरना देके, प्रदर्शन देके, ज्ञापन देके कुछ नहीं हो रहा है, तो चला जाए दिल्ली कूच, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी। जब राज्य सरकार नहीं सुन रही तो केंद्र सरकार को जगाया जाए। तो हमारा रात को यही मंथन हुआ कि इसमें जाएंगे तो जाएंगे। और वो बात आप सही कह रही कि एक महिला, और वो भी एक कन्या होते हुए, कि मुझे परमिशन घर से लेनी थी। मेरे फादर बहुत पहले ही गुजर गए थे, मतलब जब मैं 7th 8th में थी, लेकिन मेरी माँ बहुत क्रांतिकारी विचारों वाली महिला थी और मातृ प्रेरणा थी। माँ की प्रेरणा ऐसी थी कि वो, उसने मुझे कभी भी पीछे नहीं किया किसी काम में। उसने पुरुषों के बराबर जाने की उसने हमेशा अनुमति दी, कहा कि बस बेटा अपने दिमाग सही रखो, दिमाग और अपने विचार सही रखो, बाकी आपको कहीं भी कोई गलत नहीं होता है, और आप मेरा मतलब गर्व हो, मुझे पता है आप कभी भी मेरा मस्तक नीचे नहीं करेंगी। और मैंने वो किया, मैंने अपनी माँ का कहना माना। और माँ, और मेरी जो आप कह रही हैं कि ये कैसे हुआ, मेरी माँ बहुत सपोर्टर थी, धरना प्रदर्शन और राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखती थी। उनको पता था कि कुछ चीज़ें हक से छीनी जाती है और मांग के नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि ये आपका सब जो आंदोलन चल रहा बहुत सही चल रहा। उसके लिए मैंने अपनी माँ के पास आई और मैंने कहा कि मम्मी अब कल हमको दिल्ली जाना है। तो घर में मम्मी ने कहा कि नहीं, दिल्ली में, क्योंकि महिलाएं भी जा रही थी और कई महिलाएं थी जो हमारी टीचर्स थी, कई महिलाएं मातृ सम्मेलन की एक बस जा रही थी, तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। माँ और बेटी में दोनों में गुत्थम गुत्था हो रही है विचारों की। माँ कह रही कि मैं जाऊंगी, बेटी कह रही मैं जाऊंगी। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू छोटी है, तू घर देखना, तू घर मेरे नाना नानी के साथ, मैं निकलती हूँ। मैंने कहा मम्मी नहीं, आपको भाई बहनों को देखना है, मैं निकलती हूँ, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो देखी जाएगी। माँ ने कहा तू लड़की है, कुछ हो गया तो। मैं कहा हो जाए, भगत सिंह के साथ भी तो हुआ, राजगुरु सुखदेव के साथ हुआ।
बस अगले दिन माँ और बेटी दोनों शांति से सो गए और सुबह मैंने अपना बैग पैक किया। जब लड़के लोग घर पे आ गए, जब महिलाएं, एक बबीता सती और मधु भी जा रही थी, तो उसने कहा कि दीदी चलो, आप तो हमारी लीडर हो। तो मैंने माँ के पैर छुए, माँ से अनुमति भी नहीं ली, चलते चलते माँ ने एक 500 का नोट जरूर पकड़ाया और बस गाना गा दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। उसके बाद माँ को बाय करके मैं निकल पड़ी। और जब हम बस में स्टैंड में सब लोग खड़े हुए, माँ तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई कि क्या बोलूं क्या रोकूं। और हम लोग स्टेशन में खड़े हुए तो जोश और जुनून इतना था मैडम, आप बता नहीं सकते। सारे बच्चे आ रहे थे अपना अपना थैला लेके, एक बैग लेके, और महिलाएं भी आ रही थी और ले मतलब लगा रहे थे, लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड। और ये हमारा चल रहा था और बस में बैठ गए तो हमने गाना गाया कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये कह के मैं निकली। जब मेरी बुलंद आवाज में वहां पर ये आवाजें चली तो सबने कहा अब तो हमारा जो कारवां जा रहा है वो लेडी भगत सिंह के द्वारा जा रहा है। वहीं से मुझे ये शुभ नाम मिला कि मेरा लेडी नाम भगत लेडी सिंह। भगत सिंह पड़ा। मैम थैंक यू। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। रामपुर तिराहा से लौटने के बाद आंदोलन और उग्र हुआ। आप लोग तो गोपेश्वर आ गए थे, लेकिन उसके बाद कर्फ्यू लगा, पुलिस ढूंढती रही। क्या था पूरा मामला? ये मामला यही था कि वही लाठीचार्ज हो गया था। हम लोग जब 2 अक्टूबर को निकल रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे थे, लेकिन हम लोगों को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा था। पहले नारसन में रोका गया, हरिद्वार में। वहाँ देखा तो उन्होंने देखा कि कहीं आंदोलनकारी अपने साथ हथियार बम लेके तो नहीं चल रहे, इसलिए रोक हुई। पर गाड़ियों को फिर सिस्टमेटिक आगे निकाला गया। लेकिन 2 अक्टूबर की उस रात को जब हम लोग खाना खा रहे थे तो अचानक से लाठीचार्ज हो गया। खाना खाते वक्त निर्दोष आंदोलनकारियों को फालतू में मारा गया, बहुत ज़बरदस्त। पहले तो लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। अपने बचाव में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वहाँ पे पड़े हुए जो ईंट और पत्थर थे वो उन्होंने पुलिस बल पे मारना शुरू करा। पुलिस बल ने फिर क्या कर दिया, गोलियां चला दी। कई आंदोलनकारी तितर बितर हो गए और इस तरह से ये कांड बहुत भयंकर हो गया। अब क्या होता है कि जब बात शांत होती है, अगले दिन पता चलता है तो पुलिस वालों ने 2-4 लोगों पे ऐसे ही केस डाल दिए बिना उनकी जान पहचान के, शिनाख्त के कि कौन है क्या है। कई लोग मर गए, कई लोग ख़त्म हो गए, कई लोग हॉस्पिटलों में थे। जो मतलब अगले दिन का सीन था बहुत भयावह था। हम सब महिलाएं और हम सब बच्चे जो मिले, इकट्ठे हुए जो रात को, क्योंकि इतने लाठीचार्ज के बाद अगले दिन कोई कहीं से जब मिले तो हमने वहाँ पर सबसे पहले उसी गोल घेरे में रामपुर तिराहे पे ही धरना प्रदर्शन करा और वहाँ पर एक मार्च निकाला, शांति मानव श्रृंखला बना के विरोध किया कि तुमने हम पे लाठीचार्ज किया, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। तो हमने ये बात बोली तो फिर कुछ पत्रकार लोग आ गए थे, कुछ टीवी के लोग भी आ गए थे, सब लोग आए तो वो आंदोलन वहाँ पर थोड़ा थम गया। उसके बाद उन्होंने यही हमसे कहा कि अब वापस जाइए आप लोग। हम लोग सुरक्षित ऋषिकेश के रास्ते होते हुए और अगले दिन अपने जब पहुँच गए थे तो पीछे से पता चलता है कि हमारे पीछे की जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू की सूचना, आप सोचिए पहाड़ जैसी शांत इलाकों में कर्फ्यू पहली बार लोगों ने देखा। लोगों को कर्फ्यू का मतलब भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पहाड़ का आदमी अंदर बैठ नहीं सकता, गाय के लिए उसने चारा लाना है, ये लाना कर्फ्यू। लेकिन लगाया गया जबरदस्ती कर्फ्यू, ये लगाया गया कि आंदोलन की रणनीति और बलवती ना हो जाए। और क्योंकि हम उग्र थे और इतने खतरनाक हमारे मतलब ये इरादे हो रहे थे कि उस समय जो पुलिस वाले की ड्रेस में कोई DGBR वाला सड़क साफ करने वाला होता था ना, उसको भी हम लोगों ने पथराव कर दिया था। हमारे अंदर इतनी उग्रता थी। हमारे माता पिता को हमको शांत करना बहुत मुश्किल हो गया था। आंखों में खून खोल रखा था, बड़ी मुश्किल से शांत किया। मुझे पता है मेरी माँ ने मुझे कितनी शांति से रखा। और जब कर्फ्यू लगा तो फिर मेरे मासा जी थे, वायरलेस में थे और रातों रात भेष बदल कर हमको, क्योंकि हम 5 के नाम का तो वारंटी निकल गया था। जो हम लोग 5 जो मेन जो कैरेक्टर थे कि जो लड़के और लड़कियाँ, बबीता, मेरे, संदीप और दिनेश और उसके साथ अमरीश, इनके खिलाफ ये हो गया था कि इनको जहाँ देखो वहाँ से पकड़ के इनको जेल में करो। रातों रात 4 बजे मुझे मेरी मौसी के इलाके में, जहाँ मेरी मौसी सर्विस करती थी, रानीखेत, और पुलिस कस्टडी में मौसा जी मुझे लेके गए बाइक में, तो मैं रानीखेत गई। बबीता सती अपने मामा जी के यहाँ साड़ी पहन के और धोती पहन के कंडी लगा के गई ताकि गांव की महिला की तरफ वो। छुपाना मुश्किल हो गया था। हमने भी कई घर बदले क्योंकि हम वांटेड हो गए थे। वो इसलिए कि इन 5 को पकड़ो, इनको, क्योंकि उनको अभियुक्त यही चाहिए थे कि कौन थे वो स्पॉट पे, उनको पकड़ो। तो कर्फ्यू का हमारा पहली बार सामना हुआ।
पहाड़ के लोग भी आज भी बोलते हैं कि यार ये तो सीधा कर्फ्यू लगाने वाले हैं। उन्हें कर्फ्यू शब्द का मतलब ही पहली बार पता चला कि ये होता था। और उसके बाद चहलकदमी पुलिस वालों की रात को, और यूपी की आवाज़ में वो भद्दी भद्दी गालियाँ, आओ बाहर आओ, हम देते तुमको उत्तराखंड, इस तरह के हम सुनते थे रात को। क्योंकि फिर हमने क्या करा, गुपचुप तरीके से पुलिस चौकी में जाके पेट्रोल बम मारे थे, अरे तो और भी वांटेड हो गए थे। तो अच्छा। असली कारण ये भी था, ये कारण था। गोपेश्वर कॉलेज में जब आप थे तो उस दौरान ऐसा कौन सा पल था कि जब आपको लगा कि अब आगे बढ़ गए हैं, अब पीछे नहीं आना है? वही हम सब लोग इकट्ठे थे, कॉलेज के लड़के लड़कियां। हम लोग घर तो ऐसे जाते थे जैसे कि घर हमारा जो दूसरा घर होगा, पहला पराया घर घर। हमारा पराया घर, पहला घर हमारा वो धरना स्थल हो चुका था। इतना ज़्यादा हम लोग जेल वेल हो गए थे। तो हम घर जाते थे तो माता पिताजी जानते थे, बहुत समझदार लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग थे। आपस में उनकी भी बातें होती थी, क्योंकि जिन बच्चों से मैं जुड़ी थी, जिन लड़कों से, जिन लड़कियों से, उनके पापा लोग, मम्मी लोग भी कर्मचारी थे। और मेरी मम्मी से भी बात करते थे कि नहीं वो राज्य के लिए काम कर रही है, अपने देश के लिए कर रही है। तो मेरा मतलब स्वागत होता था घर में। मतलब पहला कदम जो बढ़ा वो पीछे नहीं हटा। कभी नहीं, कभी नहीं। पीछे हटना तो बहुत ही बड़ी बात है। मैंने कहा ना कि मम्मी से इसी बात पे बहस हो गई थी कि पूरा राज्य आंदोलन में पूरा आंदोलन में चला रही हूँ मैं, वहाँ पर भी मैं ही जाऊँगी, विटनेस भी मैं ही बनूंगी। तो ये तो आप समझ सकती हैं कि हम पीछे कदम रख नहीं सकते थे। आंदोलन के दौरान ऐसा क्या देखा जो आज भी आप सोचते हैं उसके बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आंदोलन जो हमारा चला गोपेश्वर में तो बहुत शांतिप्रिय तरीके से चला, और हम लोग सब बढ़िया से ढंग से चले। लेकिन जो सबसे खतरनाक दृश्य जो आज तक मैं नहीं भूली, जो मेरी आंखों में आता आंदोलन का, वो था मुजफ्फरनगर कांड का वो दूसरा दिन, जब मैंने अपनी आँखों से लड़कों को कराहते और चीखते देखा। रुड़की के जिला सरकारी हॉस्पिटल में लड़के पड़े हुए थे, उनके जो पैर थे, मतलब जांघों से गोलियां आर पार थी मैम, उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी तक गोलियां लगी हुई थी। कराह रहे थे मैम, पानी के लिए चिल्ला रहे थे। और एक नहीं, 12 नहीं, 20 लड़के थे। और कई लड़कों के हाथ प्लास्टर लगे हुए हैं, कईयों के सिर पे लाठियों के चार्ज के ईंटों के निशान लगे हुए हैं, कई लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, कई ऐसे है कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो कराहना मैं आज तक मैं उसको नहीं भूल पाती, वो दृश्य मेरे लिए। क्योंकि मैं उस समय अनमैरिड थी, छोटी उम्र की थी, 20-21 साल की। और मेरे साथ मैं और बबीता सती रुड़की जेल से एक रिक्शे में अपने किसी जानने वाले के साथ उन लड़कों को देखने गए कि कहीं हमारा कोई भाई उसमें तो नहीं था। और जो भी लड़के थे, कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे, हमारे लोग नहीं थे। हमारे गोपेश्वर के जो बस के जो लोग थे वो खेतों में कहीं चले गए थे, कोई कहीं। हाँ, कमल की छोर डिमरी एक भाई साहब थे, उनके पैरों में बट लगी थी और चोट लगी थी, और मेरे ख्याल से गोलियां भी लगी थी, तो उनका पैरों में बहुत, वो बाद में लड़के लोग लेके आए थे। लेकिन हमारा लड़का कोई उसमें ऐसा नहीं था। लाठी चार्ज सबने खाया, लेकिन मतलब घायल नहीं था। लेकिन वो जो दिल्ली के लड़के या कोई और जगह के लड़के थे, उनका कराहना मैं आज तक नहीं भूल पाती, क्योंकि वो इतना भयंकर दृश्य था, विभत्स दृश्य था मेरे लिए। मैं कभी नहीं भूल पाती उसको आज तक। जो संघर्ष किया है उसके बदौलत हमें उत्तराखंड मिला है। जी। ये पूरी आपकी विकास यात्रा रही, संघर्ष यात्रा रही, इतने संघर्ष आपने किए। अगर हम आपकी अगला पार्ट देखें, सफलता का जो दूसरा दौर देखें, आप नंदा राजात को पूरा करने वाली पहली महिला में शामिल रहीं। हाँ जी। क्योंकि नंदा राजात बहुत दुर्गम क्षेत्र में बहुत कठिन यात्रा होती है। कैसे आप? जी, मेरा एक्चुअली सिलेक्शन हो गया था, मैंने बीटीसी टॉप किया था। और बीटीसी करने के बाद, क्योंकि आंदोलन के बाद मैं बीटीसी में आ गई थी, 94 मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मेरी मदर ने मुझे राजनीति के मुझे बहुत ऑफ़र आए, बहुत बात, कई राजनीतिज्ञ लोगों से मेरा मतलब वास्ता भी रहा कि उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, इधर आइए। होता ही है, आप जानते हैं, हर आंदोलन के बाद हर कोई राजनेता चाहता है। मुझे बहुत ऑफ़र आए, पर मेरी मम्मी ने पूरी तरह से हाथ जोड़ के कह दिया, नहीं, अब मेरी बिटिया टीचर बनेगी। और क्योंकि मैं बीटीसी की टॉपर थी, बीटीसी में अच्छा मैंने प्रदर्शन किया था, तो मेरा तो सिलेक्शन हो रहा था, तो मैंने बीटीसी में अपॉइंटमेंट ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बीटीसी ज्वाइन करा और 2 साल की ट्रेनिंग करी। 95, 96, 97 में मैं दिल्ली चली गई थी। और जब मैं वापस आई तो 99 में मेरे को हाथ में मेरा जॉब कार्ड था। तो मुझे पहली जो पोस्ट मिली वो मिली मल्ला बारों, यानी घाट ब्लॉक में। जब मैं घाट ब्लॉक में आई तो मेरी मम्मी ने, जैसे होता है ना, किससे बचपन से बहुत सुना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कंसीव ही नौटी में किया था। तो नौटी की नंदा देवी बोलती थी, मम्मी कहती थी मुझे नंदा देवी ने प्रसाद दिया। तो मम्मी बहुत अच्छी राज जात के बारे में बातें बताती थी।
और देखो ना, चेंज देखो लाइफ का, कि जो होना होता डेस्टिनी ऐसी होती। मुझे जॉब भी मल्ला बारो मिली, 99 में मुझे जॉब मिली। उस समय माहौल आ गया यही नंदा देवी नंदा राजात का। और मैंने कहा यहाँ नंदा राजात, तो उन्होंने कहा कुरूड़ की नंदा जाती है। मैंने कहा अच्छा, कुरूड़ की नंदा जाती? कि हाँ, नंदा की डोली कुरूड़ से जाती। तो मैंने कहा नौटी, कि नौटी तो वहाँ यंत्र है, वहाँ पर तो खाडू वाडू सब आते हैं, वहाँ से शुरू होती है, लेकिन डोली तो जाती नंदा की। और मैं तो पीछे पड़ गई गांव वालों के, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। तो गांव की एक महिला का ससुराल था सितेल, वो जा रही थी, ससुराल नहीं मायका, वो जा रही थी सितेल। तो उसने कहा, जैसे गांव में बोलते, ए बहन जी तेल भी आण जात ना। मैंने बोल, मैं तो आना चाहूँ कि तेल भी मैं दगड़ी चली ली, कि मैं अकेले जाऊँ परसी। मैंने कहा चलो मैं भी जाऊँगी। मैंने अपनी कुछ विभागीय कार्रवाई पूरी करी, क्योंकि नई नई जॉब में थी। और हमारे जो सर थे, वो एक सजवान सर थे, वो भी जा रहे थे, मैं उनके पीछे लग गई, मुझे भी जाना है। क्योंकि चलने फिरने में मैं एक्टिव थी, कि मैम मैं आगे का तो नहीं कह सकता, पर सितेल तक हम भी जा रहे हैं। बस हो गया जात की तैयारी। एक रक्सर तो मेरे पास हमेशा रहता था, पिट्ठू, उसमें 4 कपड़े रखे और कुछ छोटा मोटा सामान अपना डेली यूज़ का, और एक जूता पहन के मैं तो निकल ली। और मैं पहुंची सितेल। जब मैं सितेल में पहुंची तो उसने कहा, बहन जी रुको, अब रात हो गई, यहीं रुकते हैं, शाम हो गई, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, अगले दिन जाएंगे वाण तक। तब तक मैंने देखा कि मेरे चिर परिचित लोग सब जात में निकल रहे, जात चल रही है। तो मेरे साथ के जो कुछ बॉयज़ थे, और वो थे मेरे पापा के स्टूडेंट भी, और हम बचपन साथ में रहे। मैंने उन लोगों को कहा प्लीज़ मुझे भी जाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू नहीं आएगा, यहाँ तो लड़कियाँ अलाउड नहीं है, तो गांव की महिलाओं के साथ वहाँ आना। मैंने कहा प्लीज़ मुझे आपके साथ जाना है। कहते नहीं नहीं, तू लाई क्या? मैंने कहा बैग लेके आई हूँ, और मैं गाँव के लोगों से परिचित भी नहीं हूँ, मुझे जितनी ज़्यादा आगे हो सकता है मुझे जाना है, मुझे चलना है। जाने की जिद। पीछे पड़ गई, वो माने नहीं, वो आगे आगे गए, मैं उनके पीछे पीछे लग गई। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कहती ये तो बहुत जिद्दी है, तो मानी नहीं रही। तो एक बड़े भाई साहब थे, पृथ्वी भाई साहब, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं मानेगी, ये माउंटेनर है, और मिन्नी हमारी बचपन की मतलब छोटी बहन की तरह है, चलो ले जाओ जहाँ तक जाना, इसको अलाउड है। ऐसे करके मैं उनके साथ चलते चलते, मज़ा की बात है, हम पहुँच गए वाण तक। वाण गांव में एक कमरा करके उन्होंने मुझे दिया, वहाँ एक लेडी भी थी, मतलब गांव की महिलाएं थी, उनके साथ मुझे रखा, और आप कहा कि अब तू वापस जाना। पर मैं वापस जाने वाली थी, वाण का सब देखा, पूजा पाठ किया, मुझे अपने गांव के देवता भी वहाँ पे मिले। वो भी ये कहने लगी तू वाण तक कैसे पहुंची? मैंने कहा मैं जात में आई हूँ। अरे बाप रे, सब ने एक दूसरे के पैर छुए, उन्होंने मेरे पैर भी छुए, कि भाई ये लड़की यहाँ तक आई, जात में आना बहुत देवी यहाँ पवित्र, तक आई है। देवी यहाँ तक आई। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा हमारी भी भगवती कौन है? कहते नंदा देवी। तो मैंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा मुझे आज्ञा दो। बस उसके आगे, वाण से आगे एक रणकी धार पड़ता है, वहाँ से महिलाओं को अलाउड नहीं करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि ना जाएं, तो वेदनी तक के लिए। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने जो पर्यटन अधिकारी थे ना, जिनका वहाँ ड्यूटी लगी थी, उनसे कहा अपना लोअर और अपर दे दीजिए मुझे, मेरे को ठंड लगेगी आगे करके। उन्होंने सोचा ये वाण तक जा रही है, तो उन्होंने अपर लोअर दे दिया, और उनकी कैप भी ले ली, और अपना मास्क बांध के दुपट्टा, और मैं लड़कों के साथ चल दिया आगे। चल दी। और चलती जा रही हो, चलती जा रही। जब वाण तक गए तो देखा कुछ गांव की महिलाएं इधर से आती, लोहाजंग से, कुछ इधर से आती हैं वेदनी पर। तो वेदनी पे जब हम मिले तो मुझे कुछ महिलाएं दिखी, वो मांगल गाती हैं वहाँ पे भगवती स्नान करती है नंदा देवी। तो वहाँ पर जब मांगल गाए, मुझे जरा अच्छा लगा कि लेडीज़ हैं। बस वहाँ पर एक महिला से मेरी दोस्ती, वो शिगाल थी, और वो न्यूजीलैंड की महिला थी। तो वो अपना होल्डर लेके चल रही थी, छोटा सा टेंट, वो शायद रूपकुंड ट्रैक पर आई थी। तो थोड़ा दोस्ती उससे करी, थोड़ा उससे करी, इस तरह मुझे लड़के ने सब ने कहा कि चलो टेंट का, पॉलीथीन का हमने टेंट बनाया और उसमें रखा, और मुझे स्लीपिंग बैग दे दिया कि चलो आप स्लीपिंग बैग में सोती रहना। और मेरे को बहुत सिक्योरिटी के साथ वो लोग ले जाते थे आगे। इस तरह आपने इस तरह पूरी से यात्रा मेरे को सिक्योरिटी भी मिल गई, मुझे साथ भी मिल गया। और मैंने कहा भैया मैं प्लीज़ जहाँ तक जा सकती। अरे जहाँ तक क्या, मैंने तो उनका साथ ही नहीं छोड़ा। और वो जो जहाँ जा रहे, देखिए उस टाइम पे सुरक्षा देखिए कितनी बड़ी बात है उन 4 बच्चों के लिए। उन्होंने भी मुझे छोटी बहन की तरह एक छोटे से टेंट में जगह दी, और मैं सोती रही, साथ रहती रही, खिलाते रहे, और मेरा भी ध्यान रखते गए, और हम साथ में। उनका सामान की रखवाली मैं करती थी, वो लोग नहाने जाते थे, जब मैं वो आ जाते थे तब मैं जाती थी। इस तरीके से क्या हमने वो दिन निकाले, ट्रैकिंग के जो असली दिन होते हैं, कि जो बर्फ़ का पानी पिघला के हमने पानी पिया, हमने मैगी बनाई, उस टाइम पे भी मैगी चल जाती थी। इस तो ये जो ये सब चीज़ चलता रहा हाँ, मैम। ये जो यात्रा आपने पूरी की, इसमें सबसे कठिन पड़ाव आपको कौन सा लगा? सिला समुद्र, लोग जीरा गली बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि रूपकुंड की वैली के बाद जो गौली आती, नाम ही जूरा गौली, जूरा मतलब जब मर जाते हैं, लेने आते हैं ना यमदूत, लोग आते हैं लेने। कहते कि जब यमदूत आते हैं, जूरा गढ़वाली का मतलब यमदूत के साथी, वो लोग लेने नापने आते हैं कि तुम वहाँ से अगर यूं है
फिसल गए तो नीचे खाई में जो रूपकुंड में आओगे। लोग उसको कहते हैं जूरा गली, बिल्कुल ऐसा पहाड़ है मैम वो, आप वीडियो में कभी देखिए, खतरनाक लोग उसको बोलते हैं। पर जूरा गली मैंने आराम से तर ली, मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन जब जूरा गली से आप नीचे को आते हो चंदनिया घाट की तरफ, तब आते पठालों के पत्थर 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 पथराड़े, उसमें फिसलते हैं मैम, धड़ 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 धड़। वो है शिला समुद्र, उसका नाम ही शिला समुद्र है, शिलाओं का समुद्र है वो। इतनी पठाले, इतनी पहाड़, इतने पहाड़ वो मतलब चट्टाने टाइप के, उसमें जब फिसलते हैं नीचे तक ना, तो भाई किसी का भी घुटना मोड़ सकता है। सबसे कठिन तो मुझे वो लगा, मुझे और कुछ नहीं लगा। लोग कह रहे थे कि लोग मर जाते हैं जूरा गली में, डरते हैं, ये तो वहाँ भी नहीं डरी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट, जैसे प्लेन से नीचे देखो वैसे लग रहा था। रूपकुंड नीचे नजर आ रहा था और हम टॉप पे जा रहे थे। क्योंकि आप शुरू से नहीं डर रहे हैं। कह सकते हैं आप इस बात तो को। उस दौरान जब आपने यात्रा पूरी की, जब आप लौट के अपने क्षेत्र में आए, तो और महिलाओं ने भी सोचा कि हम भी अगली बार जाएंगे नंदा राजात पर? खतरनाक स्वागत हुआ उस समय। माननीय मेरे पापा के मित्र थे और वो कन्नौल में रहते थे, वो घाट के बहुत बड़े ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, काफ़ी बड़ी पोस्ट में रहे, सुदर्शन कटहल जी ने। उन्होंने मेरे गले में माला डाली और जब कन्नौल में उन्होंने ये देखा तो मेरे पापा का नाम लेके कहते, ये माँ, ये रघुवीर की लड़की यहाँ कहाँ से आ गई, तूने तूने जात पूरी कर दी, तू जात से आ रही? मैंने कहा जी अंकल। फिर जब हम घाट पहुंचे तो एक भट्ट जी का वहाँ पर होटल था, वो भी सबकी आवभगत करते थे। बहुत जोरदार स्वागत उन्होंने भी किया, गाजे बाजों के साथ हमारे लिए, मेरे गले में माला डाल के। और महिला गई तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात होगी। फिर पूछ रहे कौन कौन है, कौन कौन है, होरकुगे। तो ये पूछना चाहिए, पर देखा उन्होंने कहा फर्स्ट तो मनीषा ही आई है, और मनीषा का तब स्वागत किया। फिर मैं जब अपने मायके अपने घर में गई तो मेरे नाना जी जो 75 ईयर्स के या 78 ईयर्स के थे, उन्होंने मेरे पैर छुए, इतने बुजुर्ग ने, कहा कि मेरे घर में नंदा देवी आ गई। उन्होंने, मेरे को अभी तक याद है, मेरे को बहुत शर्म सी आई कि नाना जी के तो हम पैर छूते, ये क्या कर रहे नाना जी। मेरे को बैठा के नाना जी ने दोनों पैर, कि तूने आज हमारा मतलब पवित्र कर दिया, तूने कि आज हमें नंदा देवी, तूने जो हम सुनते थे ऐतिहासिक यात्रा है, ये है सो है, तो करके आइए, ऐसे करके उन्होंने मतलब। और मेरे बैग में कुछ जड़ी बूटियाँ थी उस टाइम पे, क्योंकि वेदनी बुग्याल से मैं कुटकी और मासी और ब्रह्म कमल लेके आई थी, मैंने वो सबको बांटा। वो बहुत बड़ा प्रसाद था मैम, वो बहुत अविस्मरणीय क्षण था मेरे लिए आज तक। तो कितनी महिलाएं और प्रेरित हुई आपको देखकर? उसके बाद मैंने सुना कि जो अगली जात हुई, उन दिनों मेरी मम्मी बीमार थी, मैं उस समय नहीं जा पाई, मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, मैं उस जात में नहीं जा पाई। लेकिन मैंने सुना कि गाँव का गाँव गया उस महिला। अच्छा, तब बाउंडेशन खत्म हो गई, तब बाउंडेशन खत्म हो गई, वो मिथक ही टूट गया। उस मिथक को आपने तोड़ उस दिया। मिथक को तोड़ दिया। मुझे अभी भी याद है, मैं आज भी बताना चाहूँगी कि चंदनिया घाट के नीचे पे जब हमारे जो खुद के गुरुजी मंगवाल जी थे और हमारे गांव के भट्ट मामा जी थे और एक दो लोग और थे जो जात में गए थे, ऐसे मुझे मनोज रावत भैया भी मिले जो विधायक हैं इस समय, विधायक थे इस समय, क्या कहते हैं इसका नाम, केदारनाथ जी के मनोज रावत भैया, वो लोग सब मिले, हमें बहुत सारे लोग मिले चिर परिचित। सब मुझे यही कहते थे कि विजय लक्ष्मी नौनी यक्का नहीं आई, तू कने आई? तो मैंने बोली हाँ मैं भी आई। फिर तू अकेले अलाउ करी? मैंने कहा अलाउ वाली बात नहीं है। तो वहीं पे मामा जी ने बोला मुझे, तू आई कैसे, तेरे को किसने बुलाया और तू कैसे करके आई? तो मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे करके आई। तो कहते तेरे को रोका नहीं किसी ने? मैंने कहा नहीं रोका नहीं। कि कैसे नहीं रोका तुझको, यहाँ तक तो किसी महिला को आना ही नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बताइए मामा जी, आप लोग जिसके साथ आ रहे हो वो कौन है? तो उन्होंने कहा नंदा देवी की डोली है। मैंने कहा कौन है वो? महिला है ना। तो जब आप महिला के साथ आ रहे तो महिला ही इसको प्रेरित करेगी। ऐसे कह के उन्होंने तो ऐसे हाथ जोड़ दिया कि मैं, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसके आगे। मैंने कहा आप महिला को ला रहे हैं, अगर आप पुरुष की जात थोड़ी ना, ये महिला की जात है। माँ अपने ससुराल जा रही है और माँ को भेजने आ रहे हो तुम, तो अगुवाई तो महिलाएं भी करेंगी ना। मैंने कहा मेरे को माँ ने चुना इस चीज़ के लिए, और खाडू मेरे साथ साथ चल रहा था, मैं जहाँ जहाँ जा रही थी खाडू मेरे साथ साथ चल रहा था। तो मैंने कहा माँ तो खुद चुन रही है ना मुझे, आप कैसे बात होते? उस बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी बहुत तारीफ भी करी और कहा कि बेटा ठीक है, भगवती ने तुझे चुना, तो है भी अलग सी, अलग ही टाइप की है, चल फिर हमारे साथ चल। ऐसे करते करते ये सब रास्ता चला। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरी जिंदगी का, क्योंकि 280 किलोमीटर की पैदल दुर्गम यात्रा है नंदा राजात। अब आगामी 2026 में होनी है जी मैम, बसंत पंचमी पे कार्यक्रम इसके तय हो जाएंगे, तो क्या विचार है इस यात्रा में बिल्कुल जाने विचार है, शरीर साथ दे और इच्छा तो प्रबल है, देख रहे होंगे आप, इच्छा मेरी बड़ी प्रबल है। मेरी कोशिश है इस बार कि मैं वेदनी तक तो जरूर जाऊं, भगवान चाहे माँ नंदा मुझे बुलाए और मैं वेदनी तक जाना चाहती हूँ। उसके आगे शरीर जैसा जवाब देगा, माँ नंदा का आशीर्वाद, माँ नंदा का आशीर्वाद वो खींच के ले जाएगी तो चल देंगे जी, उनके साथ चल देंगे।
पर वेदनी बुग्याल तक मैंने पूरी कोशिश की है। वाण में कोई परिचित है, हमारे परिचित तो है वहाँ तक। मैंने सुना कि अब वाण तक गाड़ी जा रही है, अब वाण तक जाना और आसान है। आसान। वाण जरूर जाएंगे, लाटू कपाल जी के दर्शन करेंगे, लाटू भगवान जी के दर्शन करेंगे, और वहाँ से वेदनी तक मेरी पूरी कोशिश है। मैंने अभी तक ये सोच रखा है मैम, बाकी ईश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा। आपने उत्तराखंड का वो दौर देखा, आज का समय जब उत्तराखंड युवाओं के हाथ में है, अधिकतर युवा पीढ़ी ही यहाँ पर है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करती हैं कि युवा पीढ़ी इस उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाएगी? वो दौर संघर्षों का था और आज सफलता मिली है। हालांकि ये भी मैं कह सकती हूँ कि सफलता पूरी तरह से नहीं मिली है। जिस उद्देश्य के लिए हमने आंदोलन किया था कि हमारे हर बच्चे को रोजगार मिले, हर बच्चे को सफलता मिले, वो स्टेबल हो, वो चीज़ें नहीं मिली। रोजगार की बहुत समस्याएं हैं, पलायन देख रहे हो आप, बहुत मुख्य कारण है। गांव का बच्चा गांव में रहने को तैयार ही नहीं है, हालांकि वो गांव को बहुत कुछ कर सकता है। आज समय क्या आ गया मैडम कि गांव वाले गांव को बेच के नीचे आ रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं, यानी कि दूसरे देशों, दूसरी राज्यों के लोग हैं, वो हमारे गाँवों को खरीद रहे हैं, वो आज होम स्टे बना रहे हैं। मैं अभी अपनी आंखों के सामने देख के आई हूँ कि आधे से ज़्यादा होम स्टे अगर यहाँ हैं तो वो बाहर के लोगों के हैं। खुद का युवा यहाँ पर वो नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल से। क्या लगता है क्यों? इसलिए कि वो उस चीज़ से चिढ़ चुका है, मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर वो खेती करता है तो बंदरों ने परेशान कर रखा है, भालुओं का आतंक है। दूसरा चीज़, सड़कों की वही हालत है, बहुत ही कम जगह अभी भी सड़कें बहुत अच्छे से गई है, अगर गई हैं, मैं नहीं कहूँगी गई नहीं है, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं होती है। आधे रास्ते से फिर सड़क गायब हो जाती है, तो युवा करे क्या? उसके बाद वो झल्ला जाता है, फिर वो ले दे के औने पौने दाम में अपनी ज़मीनों को बेच रहा है, और जहाँ उसको रहने लायक एक लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ मिल रहा है वो वहाँ आ जा रहा है। बच्चों को पढ़ाना भी एक समस्या है, ये भी बहुत दिक्कत हो रही है। और दूसरा बात है कि इसमें जो जिन हाथों में हमारा राज्य है वो बहुत कुशल प्रशासक है, ऐसी बात नहीं है, उनके मतलब प्रशासन में कहीं कमी नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल तक वो कितना पहुंच पा रही है उनकी चीज़ें, वो देखने वाली बात है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग भी कहते हैं कि एसी रूम में बैठ के योजनाएं नहीं बनती, ज़मीन पे जाकर देखना पड़ता है। उन चीज़ों को जब तक ज़मीन पे देखा जाए कि कहाँ किस चीज़ का अभाव है, कहीं बहुत सारा पानी है तो वहाँ पर कुछ ऐसा मत्स्य उद्योग दे दिया जाए, या कुछ ऐसा उद्योग दे दिया जाए जिससे पानी वाला काम जनरेट हो, पंचक्की का काम दे दिया जाए, इस तरीके का काम दे दिया जाए, घराट ज़्यादा दे दिए जाए। कहीं पर अगर मैदान ज़्यादा है तो वहाँ पर उस तरीके का काम, रोपाई का काम दे दिया जाए, या कुछ और उद्योग धंधे लगाए जाएँ। मतलब क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति हमारे उत्तराखंड की बहुत अलग-अलग है, कहीं मैदानी है, कहीं पहाड़ी है, कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ है, तो वो समतुल्य नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि डिमांड ऑफ टाइम वाला होना चाहिए, कि जहाँ पर लगे आपको कि इस चीज़ की यहाँ पे ये कमी है, अगर वो वहाँ तक पहुँचा दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई उत्तराखंड छोड़ के भी जाएगा। हम जैसे लोगों को अगर बार-बार भी ऑफ़र आएगा तब भी हम उत्तराखंड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्यार है, उत्तराखंड के किसी भी कोने में पड़े रहेंगे, लेकिन हम उत्तराखंड नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हर उत्तराखंडी चाहता है, लेकिन क्या है कि एक अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग की कोई कमी आ रही है। नौकरियां तो नहीं है मैम, देख रहे होंगे आप, उपनल वालों का भी हाल देख रहे हो आप, देख रहे हो रोजी बेरोजगारों का धरना ही चल रहा है मैम, धरना ही चल रहा है। उसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा, मुझे समझ में नहीं आता है। वो तो बिजनेस, मतलब वो तो नौकरी, तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही कम हो रहा है। संविदा में जा रहे, उपनल में जा रहे, तो वो रोज़गार कम है बच्चों के पास, इसलिए वो कुंठा होती है मुझे। और दूसरी बात ये कि उनको कुछ ऐसा प्रशिक्षण दे दिया जाए, जैसे कौशल दे दिया जाए। ये नहीं कि हर आदमी आईएएस बनेगा, या ये नहीं कि हर आदमी नेता ही बन पाएगा। जो निचले स्तर के और जो मतलब इस स्तर के हैं कि जो पढ़े लिखे हैं बच्चे, वो कुछ इस तरीके का काम करें कि जैसे टूरिज़्म का बहुत अच्छा काम है। हमारे पास टूरिज़्म का बहुत बढ़िया काम है, और मेरा मतलब कौशल और स्वरोजगार से ही अपना उत्तराखंड उत्तराखंड और चला आगे है। बढ़ेगा। अभी-अभी मैं कहीं समूहों से जुड़ी हूँ, मतलब मैं जाती रहती हूँ, तो मैंने देखा वहाँ की महिलाएँ अपना इकट्ठा करके घी, मतलब गाय का, और बेच रही बड़े अच्छे दामों पे, और कई स्वेटर बुन रही हैं, कई बैग-वैग बना रही हैं। तो ये हस्त कौशल को या कुछ स्वरोजगार को, इस चीज़ को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा ना मैम, इकोनॉमी हमारी जनरेट होगी। यहाँ पे और इससे थोड़ा-सा, यूथ ही बढ़ाएगा। और उसको यूथ बढ़ाएगा मैम, करेगा वही ना। एक एज के बाद तो बुढ़ापे में कुछ और नहीं कर सकता है। बच्चे छोटे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और जवान खून पे ही ज़िम्मेदारी है। ये अपना खुद का काम करें तो मैं सोचती कि राजा हो आप, मेरा तो यही उद्देश्य रहेगा। इन सब के अलावा कठपुतली, जो जीवन में अब शायद नहीं दिखती है, उस कठपुतली को आपने नेशनल लेवल तक पहुंचाया है। आप डाइट की शिक्षिका हैं, तो इस कठपुतली को क्या पढ़ाई में भी यूज़ करती हैं एज जी, ए जी, जी, मॉडल? जी। जी, बिल्कुल मैम, मैंने एक्चुअली
इसकी ट्रेनिंग ली बाकायदा, 4 ट्रेनिंग ली, सिक्किम में ली, हैदराबाद में ली और असम में ली मैंने, गुवाहाटी में, और टेमीटारको सिक्किम का ही एक पार्ट है। हम 4 जगह मैंने इसकी ट्रेनिंग ली कि हमने लिया कि रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन, कि शिक्षा में कठपुतली कला का कैसे प्रयोग किया जाए। अब आपको मैं बताऊं, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज तो कठपुतली हमारे लिए मतलब एक तरह से बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है, लेकिन मैंने इसको क्यों चुना कि ये एक बहुत पुरानी विधा है, प्राचीन विधा है। और जैसे मैं हूँ, मुझको प्राचीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं थोड़ा इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ। मैंने जब इसकी ट्रेनिंग करी तो मुझे लगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें खेल खेल में बच्चों को, जो चाइल्ड की आज पेडागोजी जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्ले वे मेथड के थ्रू उनको पढ़ाना, बच्चों को खेल खेल में। और हमारा एनईपी भी बोल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी यही बोलती है कि बच्चों को शिक्षालय जो है वो आनंदालय होना चाहिए, खेल खेल में शिक्षा दो। ये नहीं कि डंडा मार प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, रटा रटाया नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ अब इसमें चल रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ तो मैं इसमें लगातार काम करती रहती हूँ। जब मैंने वो वर्कशॉप अटेंड की उसके बाद मैंने देखा कि रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल मटेरियल है ये तो बच्चों को खेल खेल में इतनी सारी चीज़ें निकाल के सकता है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा अभी क्या करा कि अब पॉसिबल नहीं है कि हम हर समय उसको नचाएं, नचाने के थ्रू नहीं करा, मैंने उसको लिफाफा पपेट में डाल दिया। मैंने लिफाफे बनाए, लिफाफे के ऊपर फेस मास्क लगाए, और जैसे गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स होता है, तो मैंने एक बच्चे को गुड हैबिट्स में गोलू बनाया, एक को भोलू बनाया। तो वो कहता है कि अच्छा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो भोलू बोलता है अरे तुम स्कूल जा रहे हो तो तुमने तो अभी तक दांत नहीं बजाए, ये नहीं बजाए। तो उनके संवाद के थ्रू उस चीज को बच्चों के बीच में लेके गई। तो बच्चे कहते आप, मैं बोलती बताओ आपको गोलू बनना कि भोलू? नहीं हमको गोलू बनना, भोलू नहीं बनना, भोलू गंदा बच्चा मैम, खुद बता देते हैं। हमारे कई सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, जैसे जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में हम बच्चों को बताएं। बच्चों के लिए तो सारे प्यार एक जैसे हैं, उनको तो कोई चॉकलेट में भी बहला दे फुसला दे तो बेचारे, मेरे को लगता है प्यारे से बच्चे कुछ नहीं समझेंगे, वो चॉकलेट उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनको हम टीचर्स कैसे समझाएं? डायरेक्ट हम बता नहीं सकते। अगर हम डायरेक्ट बोले कि पापा को ऐसे मत छूना, मम्मी ऐसे छू रही है, ऐसे मत करना, वो भी उनको बहुत ख़राब लगेगा। तो हम उनको भी पपेट के माध्यम से देते हैं कि आज पापा ने यहाँ पे छुआ, ऐसे करा, ये एक उनको इंट्रोडक्टरी पार्ट देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ पापा है ना घर के, हाँ हाँ वो तो आपको नहला सकते हैं, वो तो आपके पापा हैं। किसी बाहर वाले ने आपको चॉकलेट दे के आपको छुआ तो नहीं। इस तरीके से हम संवादों के थ्रू बात करते हैं तो बच्चे खुल के हमसे कन्विंस करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। हाँ उन अंकल ने मेरे साथ, तब उनको बताया जाता है दिस इज नॉट ए गुड थिंग, दिस इज। तो बच्चे चर्चा करते हैं इस बारे में घर पे कि हमने आज स्कूल में पपेट देखा? मैं वो बना के लाते हैं अगले दिन। अगर मैंने पपेट का कोई शो करा या कुछ शो करके दिखाया, अगले दिन बच्चों की 4 पपेट तैयार रहती है और अपनी अपनी उनकी एक स्टोरी मौलिक, मुझे ये नहीं बोलना पड़ता चलो स्टोरी, वो उनकी खुद की एक स्टोरी जनरेट होती है। कछुआ और खरगोश तो बहुत पीछे रह गए, अब तो उनके घर की स्टोरी निकल आती है। इतने प्यार से वो पपेट को हैंडल करते हैं मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। क्लास में हल्ला ही मचा रहता है कि पपेट मैम एक्टिविटी कराओ। ये भी बहुत अच्छी पहल है, इस कठपुतली को वापस से एक मंच देना जी। क्योंकि हमने बचपन में तो कठपुतली ही देखे हैं, मेलों में जाते थे तो वही सारी चीजें मैं बताती यही कि राजा महाराजाओं के टाइम का ये एक मनोरंजन का साधन था एकमात्र। अब तो बच्चों के हाथ में अगर आपको मोबाइल छुड़ाना है तो इस पे लाना पड़ेगा आपको। ये भी बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। मेरे स्कूल के बच्चे मोबाइल देखते ही नहीं है। आप सोचिए, मैं जिस जिस स्कूल में रही कभी बच्चों ने हाथ में मोबाइल पकड़ा ही नहीं। ये नहीं कि उनको आता नहीं, उनको बहुत एडवांस सब कुछ आते, पर स्कूल में अलाउड नहीं है। स्कूल में हम लोग एक्टिविटी ही करते रहते हैं, कभी क्राफ्ट बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, उसमें बच्चे इतने इंटरेस्टेड रहते हैं, वो रोज़ बोलते हैं मैम एक्टिविटी वाला पीरियड कब होगा। ये उनका इंटरेस्ट है, और इस तरह मेरा क्लासरूम भी कलरफुल रहता है, बच्चे चेयरफुल रहते हैं और मैम भी चेयरफुल रहती है। तो मैम ये थी आपकी पूरी जीवन यात्रा, पूरी उपलब्धियाँ। अब करते हैं कुछ हल्के फुल्के सवाल, शुरू करते हैं रैपिड फायर। अच्छा बाप रे, रैपिड फायर सबसे खतरनाक। नहीं मैम, झटपट 5 क्वेश्चन। जी। उत्तराखंड बने 25 साल हो गए हैं, आपके नजरिए में प्रदेश को क्या मिला, हम कहाँ तक पहुँचे? पर्यटन मिला, विकास तो मिला, एक नाम तो मिला। ऐसी बात नहीं है कि संसार के नक्शे में उत्तराखंड चमक रहा है आज भी भाल की तरह। बिल्कुल। एक बदलाव जिसके लिए प्रदेश आज भी तरस रहा है? कम्युनिकेशन, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, हमारा संवाद इतने अच्छे से नहीं हो पाता अन्य राज्यों से। आप एक खुश शिक्षिका हैं, आज के समय में शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? शिक्षा में मोर फन, मोर प्ले वे मेथड, और बच्चों को शिक्षा के जो मूल उद्देश्य है खुद करके सीखिए, उसमें लाना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक चेंज महिलाओं को बोल के गई है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, कि महिलाओं को भूमिका तो दो, महिलाएं नेपथ्य में क्यों हैं, महिलाएं बहुत टैलेंटेड हैं उत्तराखंड में, उन्हें आगे दीजिए, शीर्ष कदमों पे आगे लेके आइए। आपके सबसे खास दोस्त?
मेरी सबसे खास दोस्त है मेरी पुस्तकें। मैं पुस्तकों में ही घिरी रहती हूँ और नई नई पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ और बस इसी में मैं घिरी रहती हूँ। यही मेरी दोस्ती है। एक शब्द में अगर उत्तराखंड से पलायन रुक सकता है तो कैसे? रोजगार। उनको वहीं पर रोजगार दीजिए। मैंने कह भी चुकी हूँ, रोजगार दीजिए। अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग। एक मैसेज युवाओं महिलाओं के लिए? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को, मैं हमेशा ही कहती हूँ, महिलाओं का हाथ पकड़ें, टांग ना खींचे। ये मेरा वेद वाक्य भी रखा हुआ है और मैं हमेशा कहती कि महिलाओं की हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग होती है। आप जब एक महिला एक जगह में 2 महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो कभी भी एक दूसरे की टांगें ना खींचे, हाथ पकड़े, सहारा बनिए एक दूसरे का। महिला का सहारा बने तो हमारा देश और हमारा राज्य बहुत आगे जा सकता है। रही बात युवाओं की, नशे से दूर रहें। आप मस्ती करें, आप सब कुछ करें क्योंकि फ़न भी इसी उम्र में होता है, लेकिन पहले कार्य को प्रमुखता से देखिए। आप अपना पहले रोज़गार लीजिए, आप अपना पहले सोर्स ऑफ अर्निंग लीजिए। जब आप कमा लेते हैं उसके बाद आप मस्ती करें, आप गाइए, सब कुछ करिए, खाइए पिए। लेकिन जिस तरह की जो एक दादागिरी टाइप का जो एक वर्ड होता है कि दादागिरी, जो नशे पी लेने के बाद, और आप देखिए अक्सर राजपुर रोड में तो ये रोज़ ही होता है, वहाँ तो मंत्री संतरियों के बच्चों में भी आपस में ये सब चलता रहता है। तो ये चीज़ ना हो, बस तरीके से हर चीज़ कीजिए। कहते हैं ना कि हर चीज़ तरीके से हो, मैनर्स के उसमें हो तो बहुत अच्छा है। बाकी कमी नहीं है, यहाँ पर संसाधन बहुत है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। हमारा उत्तराखंड बहुत प्यारा है, इसको उत्तराखंड को उत्तराखंड बना के रखिए, उसको बेचिए नहीं, उसको विकास कीजिए, विकसित कीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीपा जी। लेडी भगत सिंह कहलवाने का गर्व, रामपुर तिराहा की दर्द भरी यादें, कठिन यात्रा नंदाराज जात को पार करना, यह सब बातें यही बताते हैं कि महिला की एक बुलंद आवाज़ भी पहाड़ की दिशा को बदल सकती है। और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।